गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 4 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से तथा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच सिटी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू कंप्लीट 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। हाल ही में कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो उड़ीसा का राजधानी है, और इसको पूरा करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर की जनसंख्या के अलावा और भी इसने उपलब्धि प्राप्त किया है। ये अपनी पूरी जनसंख्या को तो 100% वैक्सीनेशन करा दिया है, इसके लिए ये भारत का पहला शहर भी बन गया। इसके अलावा वहाँ पर 1 लाख प्रवासी मजदूरों अन्य लोगों को भी टीकाकरण इसने किया है, तो ये भी एक उपलब्धि है। और साथ में इससे संबंधित एक न्यूज आया था जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा नंबर देखिए, वेयान ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गाँव है जो सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। पहला शब्द है, तो जैसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है वैसे ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बयान गांव का नाम है। ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया जहां 100% टीकाकरण कर दिया गया है सभी वयस्कों का, और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गाँव है। चलिए, उड़ीसा का भुवनेश्वर ने ये उपलब्धि प्राप्त किया है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पूरी क्यों न्यूज में रहा है, हालांकि ये भी उड़ीसा से ही है। तो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी। यहाँ से ये जो इस शहर से आइए इसको लिखित रूप में थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी। पहला शब्द लगा है तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पुरी बन गया है। पुरी उड़ीसा का एक शहर है जहाँ लोग अब 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्तापूर्ण पर जल प्राप्त कर सकते हैं, और इस जल को अब उन्हें फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सुविधा देने वाला ये भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है। इससे पहले भारत के महानगरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, इन जगहों पर भी ऐसी सुविधा अब तक नहीं है। ऐसी सुविधा विदेशों में जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में पहले से उपलब्ध है। तो ये अब भारत में पूरी ऐसा शहर बन गया है, पूर्ण रूप से शुद्ध जल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर। तो चलिए ये ऑप्शन रहा। पेरुमकुलम ये क्यों न्यूज में है, तो ये केरल का पहला ऐसा गांव है जहां जिसको बुक विलेज का पुरस्कार दिया गया है। बुक विलेज, हाँ वही किताब से बुक विलेज का पुरस्कार इस गांव को दिया गया है। पेरुमकुलम ये केरल में एक गांव है। यहाँ के लोग करते क्या हैं, तो लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल चलाते हैं, किताब एकत्रित करते हैं और लोगों में ये अवेयरनेस डालते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इसी सब पहल के लिए इस गांव को बुक विलेज का पुरस्कार प्रदान किया गया है। केरल का ये गांव है। मथुरा ये न्यूज क्यों में रहा, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा ये मथुरा में हुआ है। भारत का पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होगा मथुरा में। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत का पहला होगा, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा यही उत्तर प्रदेश के मथुरा में बैठाया जाएगा। तो देखिए, एक प्रश्न से आपको कितने फैक्ट्स मिले, कहने को एक प्रश्न हुए, लेकिन इसमें हमको लगता है 15 से भी अधिक आपको पॉइंट्स जानने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह प्राप्त हुआ है? ये हुआ है श्रीलंका में। इस तारा नीलम समूह का वजन 2.5 मिलियन कैरेट्स है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग
$100 मिलियन से भी अधिक है। श्रीलंका में प्राप्त हुआ है, तो देखते हैं उसके बारे में। श्रीलंका का 2 राजधानी है, एक है कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और दूसरा है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधायी और ये कार्यपालिका। 2 राजधानी है यहाँ पे, और वहाँ का मुद्रा है श्रीलंकन रुपी सॉरी। प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। और खास बात यह है कि ये दोनों आदमी खास भाई हैं, एक हैं ये प्रधानमंत्री और एक हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। इंडोनेशिया, ये क्यों न्यूज में रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा फॉर्म स्थापित होगा इंडोनेशिया में। इससे पहले आप लोग को भी याद होगा सिंगापुर में था ये उपलब्धि, लेकिन अब इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म यह स्थापित किया जा रहा है इंडोनेशिया में, तो ये न्यूज में है। डेनमार्क, ये क्यों न्यूज में है, तो विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला या रेत महल भी जिसे कहेंगे, परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश में इसको सैंड कैस्टल बोलेंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला या रेत महल ये डेनमार्क में हाल ही में निर्माण हुआ है। ये लगभग 21.16 मीटर है बालू का किला ये, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुका है। चलिए, और जापान क्यों न्यूज में रहा है देखते हैं। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने का घोषणा किया है और दावा किया है जापान ने। क्या नाम है उस कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, तो नाम है फुगाकू सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होगा, ये जापान ने चैलेंज किया है। तो ये सब ऑप्शंस दूसरे से मिले आपको। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये किया है वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट जैसे हम लोग के यहाँ या विदेशों में भी अमेजन है, भारत में फ्लिपकार्ट है, इसी तरह का ये भी कंपनी है वॉलमार्ट। तो ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है वॉलमार्ट। ये अमेरिकन एक कंपनी है, जैसे अमेजन भी तो अमेरिकन कंपनी ही है, अब भारत में काफ़ी आगे निकल चुका है। तो वॉलमार्ट इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और इसी सूची में भारत की तरफ से देखें तो भारत का रिलायंस कंपनी जो है 59 स्थान फिसल कर अब 155वें स्थान पर आ गया है। और इसी सूची में भारतीय स्टेट बैंक भी 16 स्थान का सुधार करते हुए अब 205वें स्थान पर आ गया है। तो ये भारत से संबंधित इसी सूची में संबंधित पॉइंट हो गया, ध्यान देंगे। और फॉर्च्यून पत्रिका ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून ग्लोबल 100, 50 सब निकालता है। तो फॉर्च्यून पत्रिका एक अमेरिकन मैगजीन है और इसका स्थापना 1929 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। जियोमी, इसको दोनों नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो जियोमी मोबाइल कंपनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोग अभी यूज कर रहे होंगे, बहुत लोग तो उसी में ये क्लास देख भी रहे होंगे। तो ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ था, उसके अनुसार बिक्री के मामले में विश्व का नंबर 2 स्मार्टफोन कंपनी बन गई है ये जियोमी, और ये चाइनीज मोबाइल कंपनी है। चलिए ये ताज क्या है, तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी एक सूची रिपोर्ट निकाला गया था। रिपोर्ट का नाम था होटल्स 50 2021। इसके अनुसार भारत का ये होटल है, होटल ताज, याद होगा, इसके बारे में अभी बताता हूँ। तो भारतीय होटल है, ये विश्व का सबसे शक्तिशाली होटल बन गया है होटल ताज। ये वही ताज होटल है मुंबई में जो है, जहाँ 26/11 आतंकी हमला इसमें हुआ था। तो वही है, ये होटल्स 50 2001 रिपोर्ट में सबसे शक्तिशाली होटल बनकर उभरा है। सेल क्या है, सेल क्यों न्यूज में है, तो ये हाल ही में 100 मजबूत भारतीय कंपनियों की एक सूची निकाली गई थी। उसमें ये सेल जो है, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये उस सूची में शामिल हो गया है। सेल के अभी चेयरमैन कौन है, सोमा मंडल हैं। और सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की पहली महिला अध्यक्ष ये सोमा मंडल ही बनी है और अभी भी वही हैं। तो ऐसा भी ये भी पूछा जाता है कभी कभी, और ये ज़्यादा पुराना इनका अपॉइंटमेंट नहीं है, इधर का ही है, 2021 में ही हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सोमा मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सिम बाइंडिंग तरकीब अपनाया है। तरकीब ये हम अपने से ये शब्द लगाए हैं, उर्दू शब्द है ये, अर्थात इसको फीचर बोल सकते हैं इंग्लिश में। सिम बाइंडिंग फीचर अपनाया है, तो ये अपनाया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सिम बाइंडिंग इसमें होगा क्या, लोग अब जो SBI का SBI योनो या SBI योनो लाइट उसका एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का, वो जब यूज करेंगे तो उन्हें अनिवार्य रूप से वही सिम यूज करना होगा उस मोबाइल में जो बैंक में पंजीकृत है। तो इस तरह से होगा क्या, कहीं और बैठे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी ग्राहक के साथ नहीं कर सकता है। SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई है, स्थापना 1 जुलाई 1955 में, चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है।
चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है सब। HDFC बैंक ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एक योजना लॉन्च किया है HDFC बैंक, क्या नाम है? दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें खुदरा व्यापारियों को दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के नकदी जैसी समस्या को दूर करने के लिए ये योजना लॉन्च हुआ है। क्या नाम है? दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, HDFC बैंक ने शुरू किया। J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लद्दाख सरकार को स्वीकृति दी है कि अब आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 8.23% का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो ये इसलिए न्यूज में रहा है। IDBI बैंक, ये केंद्र सरकार जो है, वैसे तो IDBI बैंक को RBI ने निजी क्षेत्र का बैंक साबित कर दिया है कुछ पहले, पिछले वर्ष से भी पहले। तो अब इस बैंक में भारत सरकार और LIC, और अब इसमें किसका, आइए इसको देख ही लेते हैं कौन सा प्रश्न है, 4th नंबर प्रश्न है। आइए इसको यहाँ दिखाते हैं, इसमें कितना शेयर सरकार का है, कितना किसका है, 4th नंबर प्रश्न है। देखिए इसको RBI ने निजी क्षेत्र का बैंक घोषित कर दिया था पहले ही। अब इस बैंक में केंद्र सरकार का 45.5%, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 49.24% तथा अन्य का 5.29% इसमें शेयर है, जिसमें से अब केंद्र सरकार ने अपना 100% शेयर जो है बेचने का फैसला किया है। और इसको उम्मीद है कि LIC ही लेगा, क्योंकि LIC तो पूर्ण रूप से सरकारी है, सरकार का उपक्रम है ये। तो यही है, इसमें सरकार का जो भी है शेयर, उसका 100% शेयर बेचने का फैसला किया है सरकार ने IDBI बैंक से, इसलिए ये न्यूज में रहा है। तो अन्य भी इसमें बहुत कुछ इसमें आपने सीखा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हुई हैं मिनी आईपे, ये लेडीज हैं, नाम से तो ऐसे लग ही रहा है। तो LIC का MD बने हैं, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे कहेंगे, यहाँ भी है। तो ये मिनी आईपे बनी है LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसका 1 सितंबर 1956 में, मुख्यालय इसका मुंबई है और अध्यक्ष MR कुमार हैं। MR कुमार का कार्यकाल हाल ही में फिर से 1 वर्ष के लिए या 9 महीने के लिए मुझे लगता है, लेकिन बढ़ाया गया है 100%। तो ये न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में इसे लेंगे, क्योंकि ये जब न्यूज में आ गया है तो पूछा जा सकता है। चलिए ये हुई LIC के बारे में बात। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। राकेश अस्थाना ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो ये इनको हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त अर्थात दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, राकेश अस्थाना को। और ये पहले CBI में विशेष निदेशक के रूप में तथा सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो अब बन गए हैं राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस आयुक्त या कमिश्नर कहिए। नुपुर चतुर्वेदी ये कौन है? तो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम अर्थात भारत बिल पे जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसके CEO बनाए गए हैं। भारत बिल पे क्या है? तो ये भारत का एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से विभिन्न प्रकार के बिल, फी आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने का सुविधा प्रदान करता है। भारत बिल पे, इसी के CEO बन गए हैं नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी वैसे इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, सिटी बैंक, सैमसंग, पेयू, इन सभी के में उच्च पदों पर ये रह चुकी हैं। और SN घोरमड़े ये कौन है? ये हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार इन्होंने संभाला है। एडमिरल वाइस प्रेसिडेंट इसको बोल सकते हैं, एडमिरल SN घोरमड़े। वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ये इंडियन नेवी में अर्थात भारतीय नौसेना में नए उप प्रमुख बने हैं। तो प्रमुख कौन है अभी बताता हूँ। इंडियन नेवी के बारे में जान ही लेते हैं। इंडियन नेवी का स्थापना 26 जनवरी 1950 को, और इंडियन नेवी के अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह हैं, और ये हैं उप प्रमुख। ठीक है, चलिए और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है सॉरी हाल ही में किसे दोबारा से अर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये निकोल पशिनयान, पहले से यही थे और फिर से इन्हें चुन लिया गया है अर्मेनिया का प्रधानमंत्री। अर्मेनिया का राजधानी येरेवन है। करेंसी मुद्रा क्या है? अर्मेनियन ड्राम। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी सब ये हाल ही फिलहाल के नियुक्त हुए होंगे किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। देखते हैं चलिए। मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बने हैं म्यांमार के। वैसे म्यांमार में तो है सैन्य शासन चल रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले वहाँ का स्टेट काउंसलर जो आंग सान सू की थी, उनकी सरकार को सेना द्वारा जबरन हटा दिया गया था, जिसके लिए वहाँ काफ़ी विरोध प्रदर्शन पब्लिक के द्वारा हुआ भी है, हो रहा है अभी। तो अब ये सेना प्रमुख जो है मिन आंग हलिंग खुद को वहाँ का प्रधानमंत्री इसको इन्होंने घोषित कर दिया है, और इन्होंने घोषणा किया है कि 2022 तक चुनाव कराया भी जाएगा। चलिए तो ये म्यांमार के हो गए, जबरन प्रधानमंत्री बने हैं ये खुद से।
गुइडो बेलीडो ये, और म्यांमार का राजधानी कहाँ है? तो नेपिताऊ है। और म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार का मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। चलिए, गुइडो बेलीडो ये हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं, गुइडो बेलीडो। पेरू का राजधानी लीमा है और मुद्रा पेरुवियन सोल है। चलिए, एरियल हेनरी ये हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री। हैती का राजधानी पोर्ट एऊ प्रिंस है। करेंसी हैतियन ग्रोर्डे है। तो ये नए नए अपॉइंटमेंट है किसी न किसी देश के। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो यह है ही। अगर साथ में एग्जाम्स में, क्योंकि कभी कभी आप लोग देखते होंगे खासकर बैंकिंग वाले एग्जाम में और अन्य एग्जाम में भी किसी देश का मुद्रा करेंसी पूछा जाता है, राजधानी पूछा जाता है, तो वो सब पूछने का भी तरीका ये एग्जाम जो सेट करता है प्रश्न, वो इसी आधार पर करता है। हाल फिलहाल में कोई देश अगर न्यूज में रहा है किसी भी कारण से, वहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नई नियुक्ति हो या किसी दूसरे कारण से वो न्यूज में आया हो, उसी देश का राजधानी या मुद्रा वो पूछ लेता है। तो उसी हिसाब से मैंने इस प्रश्न को रखा है, जो सभी लेटेस्ट ही हैं, ऑप्शन भी और ये प्रश्न भी। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए, अगला है, हाल ही में जारी मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग की सूची में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। यह है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। देखिए यहाँ पे है भी डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। पहले ये बैंक को इसी पूरा नाम से जाना जाता था, बाद में डीबीएस इस खुद ने इसको शॉर्ट नाम से पुकारा जाने लगा इसको। इसका स्थापना 16 जुलाई 1968 में, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर का ही एक जगह है, वहीं पे है। उतना अंदर तक मुझे इसका डाटा नहीं मिल सका, तो सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर वैसे, और सिंगापुर का बैंक भी है ये। तो मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग सूची में सबसे ऊपर आया है डीबीएस बैंक। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब हाल फिलहाल के हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्लास है ये। तो इसमें ऑप्शंस जो भी मैं रखता हूँ वो सब करंट न्यूज से ही, आसपास में ही, हाल फिलहाल में जो संबंधित रहता है मैं उसी को रखता हूँ। बाकी स्टैटिक्स इधर तो, और मुझे यहाँ लिखित रूप में और जो मुझे याद रहता है वो डायरेक्ट तो मैं आप लोग को चर्चा करता ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा, इसी तरह से आप खुश होंगे, खिलखिला रहे होंगे। तो ऐसे ही आबाद रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो बाकी ऑप्शन देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ये हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकों में भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक कौन बन गया है अब भारत में? इंडियन ओवरसीज बैंक। ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सभी न्यूज़पेपर्स में, द हिंदू, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब में जब मैं देखा तो हाँ, ये बैंक अब ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का मैं बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है इंडियन ओवरसीज। आइए इसको थोड़ा हम लोग लिखित में देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक बन गई है इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपए के साथ अब पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे छोड़ते हुए अब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो अभी एसबीआई है, और निजी क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़ा बैंक अभी एचडीएफसी बैंक है। तो ये देखिए, ये तीनों लाइन आपके लिए अलग से एक जानकारी हुई, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए, ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक। ये हाल ही में ऑप्शंस मैंने एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी बैंक तो अभी कराना ही है। हाँ, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए गए सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक पहल का शुरुआत किया है, उसका नाम है सलाम दिल से। सलाम दिल से ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को आभार व्यक्त करने के लिए। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक। डॉक्टरों, देखिए इस बैंक ने भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक विशेष बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक सुविधा लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। क्या नाम है इस सुविधा का? तो सैल्यूट डॉक्टर्स। सैल्यूट डॉक्टर्स ये पहल इसने शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको पसंद आए होंगे। चलिए अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर। आरबीआई का जो रिक्वायर्ड कुछ नॉर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम है, उसको मानना पड़ता है सभी बैंकों को। उसी का उल्लंघन इसने किया है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक ने। तो इस पर 50.35 लाख का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, इसका स्थापना 1976 में, हेडक्वार्टर इसका नासिक है। आरबीआई ने किया है, आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और स्थापना 1 जनवरी 1949 में, इसका
राष्ट्रीयकरण कहेंगे इसको, 1 जनवरी 1949 में। और भारत में सबसे पहले किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को हुआ। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट्स आपको भी याद होने चाहिए। चलिए, गवर्नर अभी कौन है आरबीआई में? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर अर्थात डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, और ये नए बनाए गए हैं। तो आरबीआई से ये भी फैक्ट्स आपको मिले सब। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसको भी आरबीआई ने हाल ही में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस पर तो जुर्माना लगा है, इस पर जो है मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस पर का जो है आरबीआई ने लाइसेंस ही रद्द कर दिया है, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि अपने जमाकर्ताओं का, ग्राहकों का पैसा लौटाने में भी, समय पर देने पर भी, भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है और आगे इस बैंक का कोई लाभ का जरिया भी नहीं दिख रहा है। इस कारण आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब कुछ लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा, जब लाइसेंस रद्द कर दिया, पैसा इसके पास है नहीं, तो जमाकर्ताओं का पैसे का क्या होगा? तो जमाकर्ताओं का पैसा सब आरबीआई के द्वारा इसी बैंक से दिलवाया जाएगा, क्योंकि आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, बैंक में जो हम लोग साधारण बचत खाता हम लोग रखते हैं, उसमें पैसा जो भी रखते हैं 200, 400, 1000, 50,000, लाख, जो भी, तो उस पैसे का इंश्योरेंस हुआ रहता है आरबीआई के द्वारा। एक अन्य संस्था है, उसके द्वारा इंश्योरेंस हुआ रहता है। अगर इसी तरह का कोई घटना घटता है तो उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो सब लौटाया जाता है आरबीआई के सहयोग से। तो हालांकि ये ग्राहक ये सब बात नहीं जानते हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं बिल्कुल तरह से। भारत में किसी भी बैंक में पैसे रखें, आप सुरक्षित हैं। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन सुरक्षित हैं, आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता है। एक्सिस बैंक, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो इस पर हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण 5 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पर लगाया है। तो ये भी न्यूज में है। एक है शिवाजी राव, ये सब हाल फिलहाल के, हमको लगता है एक सप्ताह के अंदर की सभी न्यूज है ये। शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये न्यूज में इसलिए रहा है कि इसका भी लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। और वही दिक्कत इसके साथ भी है जो इसमें मैंने चर्चा किया, तो इसका भी। और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र के लातूर जिले में ये सेवा प्रदान करती है ये बैंक, और ये जो है नासिक में। चलिए, तो ये रहा इसमें। अगला देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विकलांग लोगों की एक टीम की चढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, विकलांग लोग को, जिसे अब हम लोग दिव्यांग कहते हैं, यहाँ मैं विकलांग लिख दिया हूँ, गलत किया मैंने, दिव्यांग शब्द यूज किया जाता है उनको इज्जत देने के लिए, उनको समाज की बराबरी में लाने के लिए। तो दिव्यांग लोगों को है जो मन में ये चलता है और अन्य लोगों में भी चलता है कि दिव्यांग है, इससे क्या होगा, उस पर कोई दया नहीं करता है, उसकी अक्षमता को लोग हंस देते हैं। तो इसी सब को दूर करने के लिए और विकलांग और इसे दिव्यांग लोगों में ये जोश और उनमें खुशी लाने के लिए कि वे लोग भी हर कुछ कर सकते हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। तो ये लोग देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर ये चढ़ाई करेंगे, और कितनी हिम्मत की काम है ये। सियाचिन ग्लेशियर का तापमान ही ऐसा रहता है जो आम लोगों के लिए बस की बात नहीं है, और ये लोग दिव्यांग होते हुए भी इस ग्लेशियर पर चढ़ाई करेंगे। और इसी चढ़ाई करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे आप। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। मिशन यूथ, ये क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के शैक्षणिक और कौशल विकास के लिए एक पहल का शुरुआत किया गया है, उसी का नाम है मिशन यूथ। इसके द्वारा यूथ वहाँ जो भी हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कौशल विकास के लिए, स्नातकोत्तर करने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम में सहयोग किया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। यही सब है मिशन यूथ जम्मू कश्मीर। सफल, ये क्या है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, यही है सफल। सफल का फुल फॉर्म है, चलिए इसको लिखित में थोड़ा हम लोग देखते हैं। 9वां का ऑप्शन देखिए, यहाँ है। सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। इसमें इसको शुरू किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके द्वारा सीबीएसई द्वारा, सफल जो है सीबीएसई द्वारा बुनियादी कौशल तथा मूल अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए शुरू किया गया एक योग्यता आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम है। सीबीएसई की बात हुई है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म आप लोग कितने लोग को मालूम है? कल ही मैंने चर्चा किया था। सीबीएसई का एटलीस्ट कम से कम फुल फॉर्म तो कुछ लोग बता दें, बिना देखे। इसमें आपको सर्च नहीं करना है, ईमानदारी से कितने लोग को इसका फुल फॉर्म भी मालूम है कि नहीं, ये कमेंट में आप लोग जरूर करें। चलिए बाकी ऑप्शन हो गया। हाँ, देवरन योजना, ये क्या है? तो अभी जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय, वो आयुष योजना जो चलाया जाता है, जिसमें प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है 5 लाख का प्रत्येक परिवार को, और वो विश्व का सबसे बड़ा वैसा हेल्थ स्कीम है।
आयुष योजना का, तो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसी पर आधारित अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये देवरण्य योजना, उसी तरह का सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवरण्य योजना का शुरुआत किया है। इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक उन्नयन योजना जैसी सुविधाएं भी मध्य प्रदेश सरकार देगी अपने नागरिकों को। चलिए, तो ये रहा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मैं कल ही करा चुका हूँ, परसों ही वेबसाइट पर आ चुका था टार एजुकेशन का। मैं रिपीट कर दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कुछ आपको अलग से जानने को भी मिलेगा। देखिए, तो नए लेखा महानियंत्रक किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं दीपक दास। CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे हिंदी में लेखा महानियंत्रक कहेंगे, ये बने हैं दीपक दास। अच्छा, एक तो ये हो गया महानियंत्रक CGA, एक होता है CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये अलग पद होता है इससे बड़ा। तो ये कौन है? तो ये हैं GC मुर्मू, और ये लद्दाख के उपराज्यपाल थे पहले, अब बन गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग GC मुर्मू, ये बन गए हैं। चलिए, तो और ये दीपक दास 25वें क्रम के लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। और एक और चीज़ क्या है, ये है दीपक दास जो हैं सोमा राय बर्मन का जगह लिए हैं। तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो नया में है तो है ही। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। बसवराज S बोमई, ये कौन है? ये भी न्यूज़ में रहे हैं, उम्मीद करता हूँ जरूर याद होगा मैक्सिमम लोगों को, मैं तो कहूँगा सभी लोगों को याद हो। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया अभी? तो वही बसवराज S बोमई। इससे पहले BS येदियुरप्पा थे, जो स्वास्थ्य पर्सनल जो है अपने स्वास्थ्य कारणों से, उम्र संबंधी कारणों से इस्तीफा इन्होंने दिया था अपने स्वेच्छा से। तो अब ये बीजेपी का सरकार वैसे वहाँ है गठबंधन का, अब मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक का बसवराज S बोमई। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत। चलिए, SN घोरमड़े, ये अभी ऊपर हम लोगों ने देखा भी है इसको प्रश्न के रूप में, ऑप्शन के भी रूप में। कौन है ये? याद आया आपको? तो SN घोरमड़े ये भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में ये नए उप प्रमुख बने हैं। और प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह है। विनय श्रीकांत प्रधान, ये हाल ही में तंजानिया में नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। उच्चायुक्त देखिए, उच्चायुक्त जिसे हाई कमिश्नर कहते हैं, और एक होता है राजदूत जिसे एम्बेसडर कहते हैं। दोनों तो ये उसी तरह का है पद है, उच्चायुक्त और राजदूत, जिसे राजदूत को इंग्लिश में कहेंगे हाई कमिश्नर, और राजदूत को एम्बेसडर कहते हैं। दोनों पद एक ही है, फर्क इतना है कि ये जो हाई कमिश्नर है उच्चायुक्त, ये वैसे देशों में नियुक्त किए जाते हैं जहां जिस देश में कभी ना कभी अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहा हो, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। और ये एम्बेसडर जो है राजदूत, जहाँ पे कभी भी ब्रिटिश शासन नहीं चला हो, तो वहाँ पे राजदूत या एम्बेसडर इंग्लिश में कहिए, वो नियुक्त किए जाते हैं। तो ये चीज़ अलग से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो तंजानिया में नए उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं विनय श्रीकांत प्रधान। तंजानिया का राजधानी डोडोमा है और मुद्रा तंजानियन सीलिंग है। प्रधानमंत्री कासिम मजालीवा है। तो ये प्रश्न से इतने आपको फैक्ट मिले होंगे। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। बाकी ऑप्शन तो हो ही गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं 2-3 रोज पहले ही वेबसाइट पर और यूट्यूब पर करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट था तो इसको मैंने रख दिया है। देखिए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ओलंपिक में 2 पदक, एक नहीं 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? PV सिंधु। PV सिंधु ये इस बार 2021 में जो अभी जारी है जापान के टोक्यो में, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है, और 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ऐसा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुषों में बात करें तो खिलाड़ी हैं सुशील कुमार, ये 2 ओलंपिक जीते हैं अब तक इन्होंने भी। तो पुरुषों में पहला स्थान इनका है 2 पदक जीतने का ओलंपिक में, और महिला में ये हो गई PV सिंधु। और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक का आयोजन IOC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना इसका 23 जून 1894 में हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाक हैं। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखिए। आज इतना ही प्रश्न मिल पाया था दोस्तों, और ज़्यादा अवार्ड प्रश्न लाने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, उसको न्यूज़ के रूप में आप जानकारी के रूप में रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में पूछने के जिसके चांसेस 0 रहते हैं, वो प्रश्न लाकर मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। तो किसी दिन 14, 15, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी दिन 8-10 ही हो पाते हैं। तो ये न्यूज़ के ऊपर है और करंट इवेंट्स के ऊपर है, कब क्या बनता है। तो आज इतना ही प्रश्न था। चलिए, इतना ही प्रश्न करने को है, 10-11 क्वेश्चन है, लेकिन हमको लगता है आपको 20 सभी प्रश्न में 5, 10, 15 पॉइंट्स ये लेकर 100 से भी ऊपर आपको जानकारियाँ हासिल हुई होंगी, और आप पर बोझ भी नहीं पड़ा। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सी सेवा लॉन्च किया है? मोदी जी ने किया है और ये डिजिटल भुगतान समाधान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। इसको मैं कल और परसों दो दिन करा चुका हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये इसका जवाब आप लोग को मालूम है, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य दोस्तों के साथ स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।